Hello students, I am Ashutosh Nigam, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, Axis Institute of Diploma Engineering, Kanpur. Today we are going to discuss about industrial engineering topic, work study. So first of all, we have to talk about what is industrial engineering. Basically, industrial engineering is defined as the branch of that engineering in which we are related all the activities performed in the industries, such as activities performed on the job, activities performed by the workers, activities performed by the manual laborers, activities performed by the methods and technology. We are going to start now. What is work study? The basic name work study is, as we know that work study is कार्य अध्ययन. कार्य अध्ययन में आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रकार के कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों के बारे में अध्ययन करना, उनको एनालाइज करना, उनके बारे में पूरी डिटेल इकट्ठा करना, उनका रिकॉर्ड को कलेक्ट करना और उनके बारे में स्टडी करके उनके मेथड्स को इम्प्रूव करना और अपने जो प्रोडक्शन रेट है इंडस्ट्री का या प्रोडक्टिविटी है आपको उसको इम्प्रूव करना और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना. ठीक है. नाउ कम टू द व्हाट इज वर्क स्टडी. आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वर्क स्टडी आपका यूज़ होता है किसी भी काम को आसान बनाने में. ठीक है. किसी भी काम को आसान बनाने में और उस काम को कम से कम समय में करने में और कितने इफ़ेक्टिव तरीके से आप किसी भी काम को कर सकते हैं ये दिखाने के लिए. ठीक है. नाउ कम टू द डिफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी. एज वी नो दैट work study is the main aim of work study is to make any work simple and do it in minimum time with minimum effort. Means आप किसी भी काम को कितने सरल तरीके से कर सकते हैं और उसको कोशिश करें कि कम से कम समय में और कम से कम एफर्ट के साथ आप उस काम को करिए. यही आपका क्या है, वर्क स्टडी कहलाता है. यही आपका वर्क स्टडी कहलाता है. इन अदर वर्ड्स, according to British Standard Institution, it is the generic term. It is the generic term for those techniques, method study and work measurement. These are the two techniques. First one is method study and the second one is work measurement. Both are known as the component of work study, in which we are study about method and we are study about how to work measure. ठीक है. नाउ कम टू द अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इट इज जेनरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट कंटेस्ट एंड विच लीड्स सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एफिशिएंसी. मीन्स इसमें आपको एग्जामिनेशन करना है. इसके थ्रू जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही हैं या जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑन द जॉब, ऑन द ऑपरेटर या ऑन द मेथड्स ऑफ मशीन, इन सब से आपको क्या करना है, जो भी आपकी इफ़िशियंसी पे इफ़ेक्ट आ रहा है उसको इम्प्रूव करना है. इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना है. इफ़िशियंसी आपकी क्या होती है? इफ़िशियंसी इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. तो आउटपुट में आपको फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो, और इनपुट में आप जो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं वो. तो इनपुट इन्वेस्टमेंट और फाइनल जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच के जो रेशियो होता है उसे कहते हैं इफ़िशियंसी. तो इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सेम इनपुट में अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करिए या आप सेम आउटपुट में अपने इनपुट को मिनिमाइज कर दीजिए. ठीक है. एंड इकोनॉमी ऑफ द सिचुएशन बीइंग रिव्यूड इन ऑर्डर टू इफेक्ट इम्प्रूवमेंट. और इसके थ्रू आप किसके, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, जो कि आपके वर्क स्टडी के कंपोनेंट है, उनके थ्रू आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड्स को या जो भी आप कार्य ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि बेटर से बेटर वर्क को करने की कोशिश करें विद द इम्प्रूव्ड मेथड इन द बेस्ट वे. ओके. नाउ कम टू अनदर डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी. वर्क स्टडी और work analysis is the discipline of industrial engineering that uses
various techniques, that uses various techniques to quantitatively measure and estimate work to increase the amount of produced from a given quantity of resources by improving the use of existing resources. Means आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किसी भी काम को करने को, तो आप उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आप अपने वर्क को इम्प्रूव करिए। वर्क को इम्प्रूव करके आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी बेसिकली होता है आपका प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करिए। जब प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी तो उसके थ्रू आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा वो इम्प्रूव होगा। और प्रॉफिट अगर आपका इम्प्रूव होगा तो सभी का जो इंसेंटिव होगा, वर्कर इंसेंटिव या जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सारी आपकी पॉजिटिव वे में इम्प्रूव होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्क स्टडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इनटू द सर्च फॉर बेटर मेथड। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सर्च करने में बेटर से बेटर मेथड को, एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट टूल, ठीक, हैज़ हेल्प इन द accomplishment of higher productivity, ठीक, which help in the accomplishment of higher productivity, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, ताकि आप क्या करें, वर्क स्टडी की हेल्प से आप बेटर से बेटर मेथड को सर्च करें और मैनेजमेंट टूल्स को भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करें, जिससे कि आप क्या हो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्क स्टडी इज ए मैनेजमेंट टूल टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, सेम, टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग सर्विसेज टू द इट्स कस्टमर। मीन्स for customer satisfaction we have to use best method and best quality of product for improving the manufacturing products, for improving the methods for new technology, with the help of new technology we can improve the methods and we can improve our manufacturing products and improve the customer satisfaction with the help of work study. Now come to the next, the components of work study. As we earlier knows, there are two components of work study. First one is method study and the second one is work measurement. In the method study, जैसा कि दिया हुआ है मेथड स्टडी, तो इसमें हमको किस चीज़ का अध्ययन करना है, जो भी मेथड्स और टेक्निक्स हम लोग किसी भी जॉब को या प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ में ला रहे हैं, उन सभी मेथड्स के बारे में आपको स्टडी करना है, उनके बारे में पूरी रिकॉर्ड कलेक्ट करना है और उसको जहाँ जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप उस मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, एज ए मीन्स ऑफ डेवलपिंग। ठीक है, मतलब जितने भी आपके एग्जिस्टिंग वेज हैं उन सब के बारे में आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद में आपको क्या करना है, डेवलपिंग एंड अप्लाइंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड। ठीक है, आपको डेवलप करना है और उसमें अप्लाई करना है जो आपका मोर इफेक्टिव मेथड है, बेस्ट से बेस्ट मेथड है, और जिससे कि आप जो आपके फाइनल प्रोडक्ट की या प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होने से क्या होगा, आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, आपके लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और आप इसी के थ्रू अपना जो प्रोडक्शन टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम है किसी प्रोडक्ट का, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करके आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम लॉट ऑफ प्रोडक्शन आप कम से कम समय में निकाल सकते हैं। मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा तो उस प्रोडक्ट में हमें कम से कम प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही समय में। तो हम कोशिश करें कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो इस तरीके का हो कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट
मार्केट में अवेलेबल हो सकें, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सेल होंगे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ कम टू द सेकेंड वन, वर्क मेजरमेंट। एज वी नो दैट द वर्क मेजरमेंट, यहाँ पे आपको कार्य को मापना है। कार्य को मापना है किस टर्म्स में? यहाँ पे आपका कार्य मेजरमेंट होगा, देखिए लिखा है द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक जॉब एट डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स मीन्स जो भी आपके पास टेक्निक्स हैं, बेस्ट से बेस्ट टेक्निक का यूज़ करके आपको जितने भी प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी जॉब में, उस प्रोसेस में लगने वाले समय को यहाँ पे मेजर करना है। इन वर्क मेजरमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर डूइंग ए जॉब और फॉर डूइंग एन पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी। What is the main objective of work study? As we know that the objectives of work study is to analyze the present method of doing a job, systematically in order to develop a new and better method. Means जो भी आपके पास मेथड्स हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो आप उन मेथड्स को एनालाइज कीजिए। ठीक, एनालाइज करने के बाद आप चेक करिए कि कौन सा मेथड आपका बेस्ट है। जो आपके पास बेस्ट मेथड अवेलेबल है, आप उस बेस्ट मेथड का यूज़ करके आप अपने जॉब को बनाइए, ताकि जो आपका जॉब है उसकी क्वालिटी भी अच्छे से अच्छे हो सके और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है और प्रोडक्शन रेट है वो भी आपका इम्प्रूव हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टू मेजर द वर्क कंटेंट ऑफ जॉब बाय measuring the time required to do the job for a qualified worker and hence to establish standard time। ठीक है, मीन्स किसी भी क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा जो भी किसी भी जॉब को बनाने में लगने वाला जो समय है, आप उस समय को कैलकुलेट करिए। उस समय को जब आप मेजर कर लेंगे तो उस समय को मेजर करने के बाद आप उसको कंपेयर करिए विद द स्टैंडर्ड टाइम। मीन्स जितना स्टैंडर्ड टाइम आपको उस जॉब को बनाने में लगना चाहिए था उस स्टैंडर्ड टाइम से कैलकुलेट करिए। कंपेयर करने के बाद में आप ये देखिए कि स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा समय लग रहा है या कम समय लग रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जितना स्टैंडर्ड टाइम उस जॉब को बनाने के लिए चाहिए हो उतना ही टाइम आपका एवरेज वर्कर या क्वालिफाइड वर्कर द्वारा लग रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे, वेल एक्सपीरियंस वर्कर्स चाहिए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो कैसे? बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन। मीन्स आप जो ह्यूमन का यूज़ कर रहे हैं तो उसका जितनी आप मैक्सिमम पॉसिबल इफ़िशियंसी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इफ़िशियंसी आप जितनी उस ह्यूमन की यूज़ कर सकते हैं आप उसको यूटिलाइजेशन करिए। यूटिलाइजेशन करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रहा है। जब प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, मीन्स रेट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी इम्प्रूव होगी और आपकी जब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो ओवरऑल प्रॉफिटाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफ़िशियंसी। ठीक है, मीन्स किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है या आप ओवरऑल ऑपरेशन की बात करें तो उस ऑपरेशन की जो इफ़िशियंसी वही आपका सेम टर्म आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट जो है इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के दो ही मेथड, या तो आप सेम इनपुट पे आउटपुट को इम्प्रूव कर दीजिए या आप सेम आउटपुट पे इनपुट को डिक्रीज कर दीजिए। क्योंकि आपका जो इफ़िशियंसी होता है, इफ़िशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इन दैट केस जो इफ़िशियंसी है आपकी, या तो आउटपुट आप इम्प्रूव कर दीजिए सेम इनपुट पे या इनपुट को डिक्रीज कर दीजिए सेम आउटपुट पे। इन बोथ केसेस जो आपकी इफ़िशियंसी है वो क्या होगी? इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाएगी। जब इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगी तो इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाएगी तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो गेन हो जाएगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव मेथड्स। जितने भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने जॉब्स को बनाने के लिए या फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जितने भी मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उन सभी मेथड्स को कंपेयर करेंगे विद देयर अल्टरनेटिव मेथड्स। अगर कोई अल्टरनेटिव बेस्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल है टू मेक द जॉब सिंपल एंड ईजियर, then we have to use that type of methods in our production process. Now come to the next, the benefits of work study. वर्क स्टडी के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, वर्क स्टडी के बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट वन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सेम, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। सेकेंड, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं आप कोशिश करिए कि जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जॉब को बनाने के लिए, उसको आप यूटिलाइजेशन करें और कम से कम समय में आप जॉब को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, क्योंकि जितना कम समय लगेगा उतनी कम आपकी कॉस्ट लगेगी। जब आपका समय कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, तो जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। नाउ कम टू द इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस लेआउट। जो आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल, वर्क प्लेस आपका कैसा होना चाहिए? जो वर्क प्लेस लेआउट है वो आपका इस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पे जो भी टूल्स और इक्विपमेंट हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं, या जो जॉब है जिस पे काम हो रहा है, या जो भी सेक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उन पे भी, उन सबको इस तरीके से बनाना है कि उसको आप वर्क मेथड के थ्रू या वर्क स्टडी के थ्रू आप इजी बना सकें। इजी बना के आप क्या करेंगे? अपने जो वर्क प्लेस होगा उसको इम्प्रूव कर देंगे, और उससे जो आपके वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होगी तो आपका जो प्रोडक्शन रेट है और जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। क्लियर है? नाउ कम टू द बेटर मैन पावर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। मीन्स इट हेल्प्स इन बेटर मैन पावर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। मीन्स जो आपकी कैपेसिटी प्लानिंग है और जो मैन पावर प्लानिंग है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन फेयर वेजेस टू एम्प्लॉय। ठीक है, जब आपकी कंपनी में प्रॉफिटाइजेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका जो वेजेस होगा, जो भी इंसेंटिव्स बनेंगे वो भी बिल्कुल फेयर होंगे, और उसके थ्रू आप क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट होंगे। जब एम्प्लॉयज़ आपके मोटिवेट होंगे तो वो मोटिवेशनल के थ्रू आपके जो उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है, मीन्स जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी, जो कि आपको उनके कार्य में दिखाई देगी। ठीक है, जिससे कि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और आपकी जो प्रोडक्शन रेट है उसको इम्प्रूव करेंगे। नाउ कम टू द बेटर वर्किंग कंडीशंस टू एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए अच्छे से अच्छे वर्किंग कंडीशन बनाने में ही वर्क स्टडी का बहुत महत्व है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड वर्क फ्लो। जो वर्क फ्लो है मीन्स जो आपका जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पे वर्क फ्लो आपका वेरी स्मूथ होना चाहिए, ताकि आपका जो भी कार्य है वो बिना किसी टाइम लॉस के, बिना किसी डिले के आपका जो वर्क है वो ईजिली फंक्शनल हो सके। नाउ कम टू द रिड्यूस्ड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है उसको भी रिड्यूस करने में वर्क स्टडी बहुत हेल्पफुल है। कैसे कि पहले क्या होता था, कोई भी काम सिस्टमेटिकली वे में नहीं होता था या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था वर्क हैंडलिंग प्रोसेस में, तो वहाँ पे जो वर्क हैंडलिंग कॉस्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा लग जाती थी। बट विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी वी कैन do the work in easy way by which we can handle the material in easy way and reduce the material handling cost. Now come to the next, provide a standard of performance to measure labor efficiency. ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है टू मेजर लेबर एफिशिएंसी उसको भी प्रोवाइड करने में वर्क स्टडी का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। मीन्स जो भी आपका स्टैंडर्ड है किसी भी कार्य को करने में या जो वर्किंग लेबर है उसकी एफिशिएंसी मेज़र करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट है उसको भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इट आल्सो
हेल्प इन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मीन्स जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, मीन्स मैन टू मशीन्स या मैन टू वर्क ऑपरेट, मैन टू जॉब, या आप कह सकते हो मैन टू मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, तो इस तरीके के रिलेशंस वर्क स्टडी के थ्रू बन जाते हैं कि हर काम वेरी सिस्टमेटिकली तरीके से चलता है और स्मूथ तरीके से चलता है, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय का मोरल डाउन नहीं होता है। तो वर्क स्टडी के थ्रू एम्प्लॉय का मोरल हमेशा इम्प्रूव रहता है। नाउ कम टू द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ वर्क स्टडीज़ फंक्शन। ठीक, मीन्स वर्क स्टडी पर्सन के अंदर कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देन द फर्स्ट वन इज़ द पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ठीक, द पर्सन जो भी वर्क स्टडी में कार्य कर रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी काम को में रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी मेथड को डेवलप करने के लिए, या इनोवेशन मतलब कुछ नया क्रिएट करने की इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसको नया क्रिएट करने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में कर सके और बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दे सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द पर्सन हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेटेड वर्क विद सम टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, मीन्स जो वर्कर है आपका उसको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी काम वो कर रहा है उसमें थोड़ा वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए विद सम टेक्निकल नॉलेज, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के साथ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द पर्सन हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग एज वेल एज स्मार्ट वर्किंग। जो पर्सन हो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, एज वेल एज स्मार्ट वर्किंग भी होना चाहिए। मीन्स जहाँ पे अप्रोच आपको लगे कि वहाँ पे इजी अप्रोच अप्लाई की जा सकती है किसी भी काम को करने के लिए, इजी और सिंपल अप्रोच, और वहाँ पे आपको वर्क भी इफ़ेक्टिव हो रहा हो तो आप वहाँ पे उस तरीके की अप्रोच को अप्लाई करके कर सकते हो। तो जो पर्सन हो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हैविंग वैल्यू ऑफ टाइम फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उसके समय की वैल्यू होनी चाहिए। समय की वैल्यू अगर उस पर्सन के पास होगी तो वो उस समय में मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करा सकता है और आपको जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी द पर्सन हैविंग द वैल्यू ऑफ टाइम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द पर्सन हैविंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक, विद पॉजिटिव थिंकिंग। मीन्स जो पर्सन्स हैं वो अगर अदर कंपनीज के साथ भी डील कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो उसमें इस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए कि वो अदर कंपनीज के को अपने कार्य के थ्रू, अपने जो जॉब बना रहा है उसके थ्रू अपनी पर्सनालिटी को से अट्रैक्ट कर सके, अपने पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करेगा, और उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हम सामने वाले को अपने काम के प्रति कन्विंस कर ही लेंगे। तो इस तरीके की थिंकिंग रहेगी तभी वो काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को या रेट ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इट आल्सो हैविंग द लीडरशिप क्वालिटी, द पर्सन हैविंग लीडरशिप क्वालिटी टू एंड हैविंग टीम लीडरशिप। द पर्सन में क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए और इस तरीके का काम करे कि जो उसके टीम मैनेजमेंट्स के लोग हैं, जो उसके साथ में वर्कर्स या कोवर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ भी उसका जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अगर किसी को भी किसी प्रकार का काम देने की कोशिश करे तो वो आपका जो वर्कर्स हैं वो उसको डिनाई ना करें, उसके काम को एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग काम को पूरा करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वर्क स्टडी प्रोसीजर। दिस इज़ द मेन थिंग कि कार स्टडी करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर 7 steps. First one is select, second record, third examine, and the next one is develop, define, install and maintain. Then in the select we have to select the job which is
एनालाइज्ड मीन्स जॉब को आपको सेलेक्ट करना है, जिस जॉब को आपको बनाना है। नाउ कम टू द रिकॉर्ड। इन रिकॉर्ड ऑल रिलेवेंट फैक्ट अबाउट प्रेजेंट मेथड मीन्स जितने भी आपके पास प्रेजेंट मेथड अवेलेबल हैं उस जॉब को बनाने के लिए, उन सभी प्रेजेंट मेथड के बारे में आपको पूरी जानकारी कलेक्ट करनी होगी, उनका पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ कम टू द एग्जामाइन। थर्ड स्टेप इज एग्जामाइन द फैक्ट्स क्रिटिकली मीन्स द रिकॉर्डेड फैक्ट्स क्रिटिकली। जो भी आपने रिकॉर्ड मेथड्स अभी आपने कैलकुलेट किए हैं इन द रिकॉर्ड सेक्शन, आप उन्हीं सब मेथड्स को क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे कि कौन सा मेथड हमारा बेस्ट मेथड रहेगा इस जॉब को बनाने के लिए, या कौन सा मेथड हमारा बेस्ट मेथड नहीं रहेगा। तो आप सभी मेथड्स को एग्जामाइन करेंगे वन बाय वन, एंड देन वी हैव टू डेवलप द मोस्ट एफिशिएंट प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक मेथड। ठीक है। एग्जामाइन करने के बाद में आप डेवलप करेंगे जो भी आपका मेथड कैलकुलेट होके आया कि आप ये मेथड बेस्ट मेथड रहेगा, आप उस मेथड को क्या करेंगे, मोस्ट एफिशिएंट प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल मेथड के रूप में आप उसको और डेवलप करने की कोशिश करेंगे इन द डेवलपमेंट सेक्शन। नाउ कम टू द डिफाइन। यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफाइन द न्यू मेथड। ठीक, डिफाइन द न्यू मेथड मीन्स जो आपने मेथड डेवलप किया है उसके बाद अगर कोई अल्टरनेटिव मेथड वहाँ पे अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी नया मेथड जो अल्टरनेटिव के रूप में आपके पास अवेलेबल है और वो आपसे इम्प्रूव्ड आउटपुट दे सकता है, वो उस मेथड के अकॉर्डिंग इम्प्रूव्ड आउटपुट दे सकता है, तो आप उस न्यू मेथड का भी यूज़ करेंगे और जो भी मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे उनको भी डिफाइन करेंगे। नाउ कम टू इंस्टॉल। इंस्टॉल में द मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मीन्स जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन मेथड कैलकुलेट होके आया है उस मेथड को आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे। उस मेथड का इंस्टॉलेशन करवाने के बाद में आप उसके थ्रू आपका जो भी जॉब है उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आप ऑपरेशन उसके थ्रू परफॉर्म करेंगे। नाउ कम टू द लास्ट वन इज मेंटेन। मेंटेन दैट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मीन्स जो भी आपके पास स्टैंडर्ड मेथड आया है आपको उसको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करके रखना है, आपको ये चेक करते रहना मार्केट में कि कोई भी उससे ज़्यादा इम्प्रूव मेथड मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है। अगर कोई ऐसा मेथड अवेलेबल है तो आप उस न्यू मेथड को अगेन अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करके जहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन करवाया था वहाँ पे फिर से इंस्टॉलेशन करवाएंगे न्यू मेथड का, फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी और फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन और फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट। ठीक है। दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ वर्क स्टडी प्रोसीजर। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ वर्क स्टडी मीन्स वर्क स्टडी का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन कामों में आप वर्क स्टडी का यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग द रिसोर्सेज ऑफ बैंक, रेलवे सर्विसेज, हॉस्पिटल एज वेल एज स्पोर्ट्स मीन्स जितने भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बैंक्स में, रेलवे सर्विसेज में, हॉस्पिटल्स में और स्पोर्ट्स में, उन सभी रिसोर्सेज को डिज़ाइन करने में आप वर्क स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क एज वेल एज प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री। ठीक है। वर्क स्टडी आल्सो नोन एज वी नो वर्क स्टडी इज डिफाइंड एज द मेक एनी वर्क easy and simple and effective, ठीक, and do it in minimum time with minimum effort। ठीक, तो it is used in research and development work means research और development में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और किसी भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भी वर्क स्टडी का यूज़ किया जा सकता है। आप इसके थ्रू जो भी आपके वर्क हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं जो आपके सीक्वेंस में नहीं है, आप उनको किसी एक सीक्वेंस में लगा के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने उन सबको आप किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में एक सीक्वेंस में लगा के आप उसको वेरी स्मूथली परफॉर्म करवा सकते हैं थ्रू द वर्क स्टडी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग द इक्विपमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वर्क मीन्स जो डोमेस्टिक वर्क में आपके इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक, उन डोमेस्टिक वर्क के इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने में भी आप वर्क स्टडी का
मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। मीन्स किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन करने में, ठीक, उसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में आप वर्क स्टडी की हेल्प ले सकते हैं। इट हेल्प्स इन मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्क स्टडी का यूज़ होता है। इट हेल्प्स इन एनर्जी इकोनॉमी। एनर्जी इकोनॉमी में मीन्स आप पावर सेविंग में भी आप वर्क स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स पावर सेविंग में आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, उस डिवाइस को आप वर्क स्टडी के थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आप सेव करके जो एनर्जी इकोनॉमी है उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेथड स्टडी। अब बात करते हैं हम लोग मेथड स्टडी की। व्हाट इज़ मेथड स्टडी? द मेथड स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द मेथड्स, स्टडी ऑफ ऑल द मेथड्स और एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स विच आर डन ऑन द जॉब ड्यूरिंग ऑल द ऑपरेशन। ठीक है, मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट वर्क मेथड एनालिसिस और मेथड स्टडी इज ए scientific technique of observing, recording and critically examine the present method of performing a task or job। मीन्स जो आपका प्रेजेंट मेथड अवेलेबल है किसी भी टास्क या जॉब को परफॉर्म करने के लिए, आप उसको इसके थ्रू, मेथड स्टडी के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसका क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, और विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द प्रेजेंट मेथड। ठीक, किस एम के साथ? विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द प्रेजेंट मेथड। और जो प्रेजेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है उसको क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे और डेवलप करेंगे इन ए न्यू मेथड एंड ए चीपर मेथड। इन ए न्यू एंड चीपर मेथड में आप उसको डेवलप करेंगे और क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी मीन्स मेथड स्टडी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो फर्स्ट वन इज टू स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड मेथड ऑफ डूइंग एनी जॉब एंड एक्टिविटी। मीन्स जो भी आपको जॉब करने के लिए मेथड अवेलेबल्स हैं उन सभी के बारे में आपको क्या करना है? स्टडी करना है। उन सभी के बारे में आपको डाटा कलेक्ट करना है, उन सभी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। टू डेवलप एन इम्प्रूव्ड मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, टू डेवलप द इम्प्रूव मेथड मीन्स जो आपके पास इम्प्रूव मेथड है उसको आप और डेवलप करें क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उस मेथड को और इम्प्रूव करें जो आपके पास डेवलप्ड मेथड यहाँ से आया था एनालाइज करने के बाद में, और उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मीन्स जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, आप उसकी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टू रिड्यूस एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट। ठीक है, मीन्स जितना भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट होता है, आप कोशिश करिए कि आप जो मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है उसको इस तरीके से सेट करिए कि जो आपका मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, आपका वो जहाँ पे स्टोरेज है मटेरियल का वो सेक्शन, और जो आपका जहाँ पे रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन हो रहा है वो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, ताकि जहाँ पे आपका मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेथड स्टडी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? जो मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट है उसको कम से कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड देयर बाय रिड्यूस फटीग ऑफ वर्कमैन। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा? जो आपका वर्कमैन है, ऑपरेटर है, उसकी जो फटीग है उसको भी, मीन्स जो फटीग मीन्स क्या होता है? थकावट। जो आपका वर्कर है, ऑपरेटर है, उसकी भी थकान को रिड्यूस किया जा सकता है विद द लीस्ट मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट। मीन्स जितनी कम से कम आपकी मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट होगी उतनी ही कम मूवमेंट आपके जो वर्कर्स, ऑपरेटर्स होंगे उनकी होगी, और जब आपके मैन जो काम कर रहे हैं
उनकी फटीग कम से कम होगी, तो वो अपनी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्य को कर सकेंगे, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से वो कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनके यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने में मेथड स्टडी हेल्प करता है। टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट मोशंस, मीन्स जिस मोशन की रिक्वायरमेंट ना हो, जिस मोशन की रिक्वायरमेंट ना हो, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये मोशन अननेसेसरी परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करें, जो इतने भी इस तरीके के मोशंस हैं, इनएफिशिएंट मोशंस हैं, उनको आप मेथड स्टडी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब आप इस तरीके के इनएफिशिएंट मोशंस को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट टाइम इनकी वजह से क्रिएट हो रहा था वो भी रिड्यूस होगा, और टाइम रिड्यूस होगा, वही टाइम आपका किस में जाएगा, प्रोडक्शन टाइम में चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस होने का मतलब है जो आपका लॉट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। लॉट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, एंड आपका जो प्रॉफिट है वो गेन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, टू स्टैंडर्डाइज वर्क मेथड और प्रोसेस, वर्किंग कंडीशंस, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल्स। मीन्स जितने भी वर्क मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं, मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उन सबको आपको स्टैंडर्डाइज टर्म में, मीन्स जो भी स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ मेथड स्टडी। मीन्स मेथड स्टडी के कौन कौन से एडवांटेज हैं। पहला है वर्क सिंप्लीफिकेशन, मीन्स किसी भी कार्य को आसान तरीके से करने में, वर्क को सिंप्लीफाई करने में आप मेथड स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वर्किंग मेथड, आप जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करने में मेथड स्टडी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपको मेथड स्टडी की हेल्प से आप जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी आल्सो इम्प्रूव वर्क प्लेस लेआउट, जो आपका वर्क प्लेस लेआउट है जो आपने डिज़ाइन करवाया है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मेथड स्टडी मीन्स जो मेथड जहाँ पे अवेलेबल है या जो मेथड की रिक्वायरमेंट आपको जिस जगह पे है उस जगह पे आप उस मेथड का इंस्टॉलेशन या उस मशीन का इंस्टॉलेशन करवा के आप जो वर्क प्लेस लेआउट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूव द इक्विपमेंट डिज़ाइन, मीन्स कोई भी इक्विपमेंट है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपके एडवांस लेवल के हैं, अगर उनको डिज़ाइन करने में या आप उनको डेवलप करना चाहें डेवलप कर सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल है तो उनका भी ईजिली इंस्टॉलेशन आप विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, बेटर वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग कंडीशंस हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जॉब को बनाने के लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी। नेक्स्ट, बेटर मटेरियल हैंडलिंग एंड लेसर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मीन्स जो मटेरियल हैंडलिंग है वो आपकी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं ताकि आपके जो मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, और अगर मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होगी वो भी आपकी कम से कम लगेगी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम से कम लगेगी, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम लगेगी तो जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी उसमें ये सारी कॉस्ट आपकी ऐड होती हैं तो उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, और जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मार्केट में उतना ही ज़्यादा सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव वर्क फ्लो, मीन्स वर्क फ्लो को भी इम्प्रूव करने में मेथड स्टडी का एडवांटेज है। नेक्स्ट वन, लेस फटीग टू ऑपरेटर, मीन्स जो ऑपरेटर आपके परफॉर्म कर रहे हैं उनमें उनका मूवमेंट कम से कम कराने की कोशिश मेथड स्टडी में होती है, जिससे कि जो आप ऑपरेटर हैं उनमें फटीग कम से कम हो, फटीग कम से कम होगा, थकावट कम से कम होगी तो वो उतनी एनर्जी अपने दूसरे काम में लगा सकते हैं, और उतने जो दूसरे काम में एनर्जी लगा रहे हैं तो वो उतने ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई ऑपरेटर आपका में बहुत ज़्यादा फटीग है
तो वो अपने जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा उस काम को करने के लिए। तो कोशिश करिए कि लेस फटीग ऑपरेटर हो, ताकि वो आपकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका कम से कम समय में कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, it helps in optimum utilization of all resources. Optimum utilization means जो भी आपके रिसोर्सेस अवेलेबल हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उनका कम से कम यूटिलाइजेशन करें। इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें कि आपके सारे रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो जाएं और बहुत ज़्यादा समय भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में ना लगे। दैट्स वाई वी कॉल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ all resources. It help in higher safety to workmen. With the help of method study, we have to improve the safety purpose of any workman or operator. Means आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए या हायर मेथड्स का यूज़ करिए जो कि आपके मैन या ऑपरेटर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से सेफ़ हो, जिससे आपके मैन और मटेरियल की सेफ्टी बनी रहे। इट हेल्प्स इन शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल टाइम। मीन्स जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम है, ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जॉब टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज द टोटल प्रोडक्शन साइकिल टाइम। जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम है वो आपका कम से कम लगना चाहिए। तो प्रोडक्शन साइकिल टाइम को कम से कम करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी इनइफेक्टिव टाइम है ड्यू टू इनएफिशिएंट मोशंस, उन सबको आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आप जहाँ भी अननेसेसरी टाइम आपका वेस्ट जा रहा है उस अननेसेसरी टाइम को आप रिड्यूस करिए, उस टाइम को एलिमिनेट करिए। उस टाइम को एलिमिनेट करने से आपका जो टोटल प्रोडक्शन साइकिल टाइम है वो रिड्यूस होगा, और टोटल प्रोडक्शन साइकिल टाइम आपका रिड्यूस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सिंपल है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कमैन। मीन्स जो भी वर्कमैन या ऑपरेटर हैं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मीन्स उसको वर्किंग कंडीशंस प्रॉपरली मिलेंगी, उसके पास जो टेक्निक्स होंगी, मेथड्स होंगे जो वो यूज़ कर रहा होगा किसी भी जॉब को बनाने के लिए, वो एडवांस लेवल के होंगे, डेवलप्ड मेथड्स होंगे, जिसकी वजह से वो खुद में एक पॉजिटिविटी फील करेगा कि हाँ हमारे पास सब कुछ प्रॉपर वे में है और सब कुछ बहुत ही इजी वे में चल रहा है, जिसकी वजह से उसका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो किस तरीके का होगा, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, एंड द वर्कर इज टू बी मोटिवेटेड। कम टू द नेक्स्ट वन, रिड्यूस मटेरियल कंजम्पशन एंड वेस्टेज। मीन्स आप मटेरियल कंजम्पशन और वेस्टेज को भी रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी की हेल्प से आप जो मटेरियल कंजम्पशन हो रहा है, मतलब मटेरियल आपका यूज़ हो रहा है, तो जो आपका मटेरियल वेस्ट हो जा रहा है तो आप कोशिश करिए कि आपका मटेरियल वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर इनपुट में ही आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया तो आपकी इफ़िशियंसी उतनी ही कम होती जाएगी जितना ज़्यादा आपका इनपुट लग रहा है, आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी इफ़िशियंसी डाउन होगी, और इफ़िशियंसी डाउन होने पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बेसिकली वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी वी कैन रिड्यूस द मटेरियल कंजम्पशन एंड वेस्टेजेस। देन रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे आप, रिड्यूस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, वही सिंपल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी जैसे टोटल प्रोडक्शन साइकिल टाइम था, साइकिल टाइम आपका रिड्यूस होगा तो जितना समय आपका बचेगा आपकी उतनी ही कॉस्ट बचेगी, जितनी कॉस्ट बचेगी वो कॉस्ट आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो पहले लग रही थी ड्यू टू इनसफिशिएंट मोशंस उसकी कंपैरिजन में कम होगी। तो जब कम होगी तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फैक्टर फैसिलिटेटिंग मेथड स्टडी। मीन्स वो फैक्टर्स जो आपको मेथड स्टडी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है आपका हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही होगी तो ये फैक्टर आपको जो मेथड स्टडी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर को, उसके प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो हो, ताकि
आपका जो भी मेथड हिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेथड्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी जॉब को बनाने के लिए, वो आपकी कम से कम समय में और कम से कम टाइम में आपका लगे, कम से कम कॉस्ट उसमें लगे, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आए। सेकेंड है आपका हाई वेस्टेज एंड स्क्रैप। कोशिश करिए कि जो वेस्टेज और स्क्रैप हो रहा है आपका मटेरियल का, वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितना भी वेस्टेज मटेरियल है आप इस तरीके का एक प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करिए, जो आपका वेस्टेज हो रहा है आप उसको रीयूज़ कर सकें किसी तरीके। जैसे आप इन मेथड्स का यूज़ करेंगे कि आप उससे रीयूज़ कर लेंगे, तो जब आप रीयूज़ करेंगे तो जहाँ पे आपका मटेरियल वेस्टेज हो रहा था या जो स्क्रैप का पार्ट था वो आपका बहुत कम परसेंटेज में रह जाएगा। मीन्स अगर पहले ये 5-10% हो रहा था किसी मटेरियल का, तो जब आप इसको रिड्यूस करेंगे रिसाइकिल करके तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 2% ही रहेगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड वर्कमैन। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैन मेथड हिस्ट्री आल्सो फ्लक्चुएट्स। तो मेथड हिस्ट्री फ्लक्चुएट ना हो उसके लिए आप क्या करें कि जो आपके मटेरियल्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं, वर्कमैन्स हैं, वो उन पर ज़्यादा मूवमेंट ना होना पड़े। अगर ज़्यादा मूवमेंट होगा तो उनमें फटीग क्रिएट होगा, फटीग क्रिएट होने से उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो आप एक्सेसिव मूवमेंट को भी रिड्यूस करते हुए काम करें। मेथड हिस्ट्री की हेल्प से आप जो प्रोडक्शन बोटलनेक्स, एक्सेसिव प्रोडक्शन बोटलनेक्स मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे आपका प्रोडक्शन फेलियर हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप मेथड्स इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आपका कहीं पे भी प्रोडक्शन फेलियर ना आए और आपका जो प्रोडक्शन है वो वेरी स्मूथली होता रहे। नेक्स्ट है कंप्लेंट अबाउट क्वालिटी। मीन्स अगर आपके कस्टमर के द्वारा क्वालिटी में या प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरीके की कंप्लेन आ रही है, तो वहाँ पे आपको जो मेथड स्टडी है उसमें आपको मेथड को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। क्योंकि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है, मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आपको मेथड हिस्ट्री इम्प्रूव करनी होगी। मीन्स मेथड हिस्ट्री के थ्रू आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, उस मेथड को इम्प्रूव करना होगा इनटू ए न्यू डेवलप्ड मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंप्लेंट अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशन। ठीक, जो भी वर्कर्स हमारे काम कर रहे होते हैं वो किस तरीके की कंप्लेन कर सकते हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस के अबाउट कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको इम्प्रूव करनी है, जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको आपको इम्प्रूव करके चलना है ताकि इस तरीके की कंप्लेंट्स ना आए। अगर इस तरीके की कंप्लेंट्स नहीं आएंगी तो आपकी मेथड हिस्ट्री हेल्प करेगी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। अगर इस तरीके की कंप्लेंट आती हैं पुअर वर्किंग कंडीशन की, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जो वहाँ पे ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। कोशिश करिए कि जो आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इम्प्रूव ना हो। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट इम्प्रूव ना हो उसके लिए आपको मैन और मटेरियल की सेफ्टी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मैन और मटेरियल की सेफ्टी के लिए आप बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स यूज़ करें, बेस्ट से बेस्ट मेथड्स यूज़ करें, और आप उसके लिए जो मेंटेनेंस ऑपरेटर्स हैं उनको भी इस तरीके से ट्रेंड करें कि उनको पता चल जाए कि किसी भी मशीन में, और कोई भी मशीन अगर आपकी वर्क कर रही है या वर्किंग कंडीशन में है तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाते रहें, ताकि वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल सेफली बनी रहे और जो ऑपरेटर उस पर वर्क कर रहा है वो और जो मटेरियल उस पर वर्क हो रहा है वो दोनों ही सेफ रहें, और जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैं वो आपके डिक्रीज़ हों, इम्प्रूव ना हो। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ ओवर टाइम। ठीक है, जो आपका ओवर टाइम का यूज़ है, मीन्स जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा समय लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा समय लग रहा है, उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको एक्सेसिव नहीं होने देना। अगर बढ़ेगा तो ये भी फैसिलिटेट करेगा आपके मेथड स्टडी को। तो आप क्या करें, जो भी ओवर टाइम यूज़ हो रहा है, मीन्स जहाँ भी आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है किसी भी इंडिविजुअल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, आप उस टाइम को रिड्यूस करके चलिए, ताकि जो आपका ओवरऑल टोटल मैन्युफैक्चरिंग
टाइम है या टोटल प्रोडक्शन टाइम है वो आपका रिड्यूस हो सके, जिससे आपकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज रहे। ओके, नाउ कम टू द मेथड स्टडी प्रोसीजर। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी प्रोसीजर। देयर आर 2 steps. First one is select the work or job to be studied or define objective to be achieved by method study. मीन्स आपको जो भी जॉब या वर्क कर रहे हैं उसको स्टडी करना है और उनमें उनके थ्रू आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप मेथड स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो भी जॉब है, जो भी प्रॉब्लम है उस पर वर्क करना है और उस पर प्रॉपरली इस तरीके से वर्क करना है कि उस पर कौन से आपको मेथड अप्लाई करने हैं, कौन कौन से आप स्टेप्स यूज़ करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में एनालाइज करना है। उसके बाद सेकंड है रिकॉर्ड ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड और इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द एग्जिस्टिंग मेथड यूजिंग द रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी वी हैव यूज्ड these recording techniques for recording all the relevant facts about information of the job or information about the methods or information about the techniques we are used. The recording techniques are, there are some recording techniques. First one is process chart such as outline process chart. There are 3 type of process chart: flow process chart, man flow process chart, material flow process chart and machine flow process chart. Next one is operation process chart. Next, flow process chart. The flow process chart are of 3 type: man flow process chart, material flow process chart and मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में क्या होता है, आपकी जो भी एक्टिविटी होती है एक से ज़्यादा एक्टिविटी को उस चार्ट में शो किया जा सकता है। फिर है साइमल्टेनियसली मोशन चार्ट, जिसमें आपको साइमल्टेनियसली मोशन जो भी परफॉर्म किए जा रहे हैं ऑपरेटर द्वारा या मटेरियल और मशीन द्वारा वो आपको शो करने पड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिल्म एनालिसिस चार्ट। फिल्म एनालिसिस चार्ट में क्या होती है, आपको हर एक में कैमरा रिकॉर्डिंग से फिल्म क्रिएट करी जाती है। जो फिल्म क्रिएट करी जाती है स्मॉल फ्रेम्स में, एक स्मॉल जितने भी इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, हर ऑपरेशन की एक फिल्म तैयार की जाती है। उस फिल्म की फ्रेमिंग करके फिर क्या करते हैं, उसमें जो बेस्ट से बेस्ट फिल्म हमारी होती है, जो फ्रेम होता है उसको हम सेलेक्ट करते जाते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में हम उसको जो फाइनल हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसमें शो करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्रोसेस चार्ट। द प्रोसेस चार्ट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस चार्ट शेयर कॉमन कोर सेट ऑफ सिम्बल्स। ठीक, द प्रोसेस चार्ट इज द बेसिकली यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स विच आर यूज्ड इन ऑपरेशन, इंस्पेक्शंस, delay, transportation, means all the activity which are performed in the industrial engineering are shown by the some different symbols. ठीक है, the common symbols of which there are only 5 were first initiated by the American Society of Mechanical Engineers and have become known as ASME symbols, जिन्हें ASME symbols के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से थे, बेसिकली 5 सिम्बल्स पहले बनाए गए थे। कौन कौन से सिम्बल्स थे, बेसिकली 5 सिम्बल्स में आपका पहला था ऑपरेशन सिंबल। ऑपरेशन सिंबल जो कि आपके इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एग्जांपल है, जैसे सा के थ्रू आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन विच आर परफॉर्म एंड द सिंबल ऑफ ऑपरेशन इज O, is circle. Now come to the next, transport. There is a arrow symbol for transportation. For transportation we have to use conveyor, trolley, fork truck, OTR truck for move the material from one position to another position.
और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मीन्स एक्शन है मूव सम डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे आपको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी इन ट्रांसपोर्ट सेक्शन। उसके लिए हम लोग सिंबल्स यूज़ करेंगे जो कि ASME के अकॉर्डिंग है। ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल एरो सिंबल। कम टू द नेक्स्ट इंस्पेक्शन। फॉर इंस्पेक्शन देयर इज ए सिंबल ऑफ स्क्वायर। इंस्पेक्शन मीन्स यहाँ पे आपको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है। टू चेक फॉर डिफेक्ट्स मीन्स आपके प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। फ्रॉम स्टार्टिंग रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन से लेके जो भी एंड तक आपका फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होता है, जितने भी स्टेप्स होते हैं हर स्टेप में इंस्पेक्शन किया जाता है कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सारी क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डायमेंशन इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि जिस डायमेंशन का हमारी रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट उतने डायमेंशन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देयर इज अ सिंबल D फॉर डिले। एक्शन परफॉर्म इन डिले इज टेम्प्रेरी डिले और होल्ड मीन्स जहाँ पे आपको टेम्प्रेरी डिले हो रहा है या कहीं पे भी कोई ऑपरेशन आपका स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है, वहाँ पे आपका जो टाइम डिले होता है। तो जब टाइम डिले होता है मीन्स आपका कोई भी ऑपरेशन होल्ड में लगा हुआ है या क्यू में लगा हुआ है। मीन्स दूसरी मशीन पे अगर कोई जॉब आपका परफॉर्म कर रही है, जब तक कि वो जॉब आपकी प्रोसेस से आउट नहीं होगी, उस मशीन से आउट नहीं होगी, तब तक कि दूसरी जॉब आपकी उस प्रोसेस में एंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, टेम्प्रेरी डिले आएगा। ठीक है, इन द प्रोडक्शन। Now come to the next one is like a triangle storage. Storage action performed in storage is formal warehousing. For warehousing, warehouse और tracked storage location. ठीक है, मीन्स जो ट्रैक्ड स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे आपका सारा मटेरियल स्टोर करके रखा जाता है। तो स्टोरेज जहाँ पे डिपार्टमेंट है वहाँ पे जहाँ भी स्टोरेज एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा आपका, वहाँ पे इस तरीके का सिंबल आएगा, सिंबल लाइक ए ट्रायंगल। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंबल। दीज टू सिंबल्स आर डिफरेंट। फर्स्ट वन इज हैंडल। दीज आर द बेसिक 5 सिंबल्स विच आर यूज्ड इन ऑल द चार्ट्स, which are used in all the charts as we mentioned below. ठीक, the handle symbol is used to transfer or sorting any processes. मीन्स अगर ट्रांसफ़र करना है कोई प्रोसेस को या सॉर्टिंग करनी, कोई किसी भी ऑपरेशन में सॉर्टिंग हो रही है, वहाँ पे आप किसका हैंडल का सिंबल यूज़ करेंगे। और उसके लिए जो एग्जांपल है रीपैकेजिंग करने के लिए या ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र टू कन्वेयर मीन्स कन्वेयर को के थ्रू ट्रांसफ़र करने के लिए आप हैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। और टू मेक ए डिसीजन वी हैव टू यूज़ द सिंबल लाइक ए डिफरेंट स्क्वायर we have to make the decision with the help of decide symbol. ठीक है, in decision we have to take action approved और deny means यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपका जो प्रोडक्ट है मीन्स अगर क्वालिटी इंस्पेक्ट की जा रही है तो उसमें आपको डिसीजन लेना है कि अप्रूव हो रहा है, ओके है प्रोडक्ट या नहीं। अगर ओके है तो अप्रूव, ओके नहीं है तो डिनाई द प्रोसेस। दीज आर द basic process chart in which these symbols are used. This symbol is for storage means waste paper in storage. Here the second symbol is for transfer to mixer. तो मीन्स जितना भी वेस्ट पेपर है, सबसे पहले क्या है देखिए, इसमें वेस्ट पेपर है जो आपका वो कहाँ पे, स्टोरेज में। उसके बाद कहाँ गया आपका, ट्रांसफ़र हुआ मिक्सचर में। मिक्सचर में क्या किया गया, उसकी पल्पिंग और मिक्सिंग की गई। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ऑपरेशन का सिंबल आया O। उसके बाद क्या किया गया, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन का आया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आया है देखिए एरो। यहाँ पे क्या किया गया है, कन्वे टू फॉर्मिंग मशीन मीन्स यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट किया गया फॉर्मिंग मशीन पे। जब फॉर्मिंग मशीन पे पहुँचा तो यहाँ पे फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, सिंबल आया O। उसके बाद उसका ड्राइंग किया गया, क्या किया गया, ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। ड्राइंग ऑपरेशन में वो अगेन ओ सिंबल आया। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ से आया यहाँ
इंस्पेक्टिंग एंड काउंटिंग, इंस्पेक्टिंग एंड काउंटिंग में आया। जब इंस्पेक्टिंग एंड काउंटिंग में आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन का सिंबल आया। इंस्पेक्शन का सिंबल आने के बाद वो कहाँ गया, स्टैकिंग फॉर पैकेजिंग, मीन्स पैकेजिंग में यहाँ अगेन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेशन का सिंबल आया। फिर पैकिंग होने के बाद में वो पैकिंग हुआ, पैकिंग के बाद में वो ट्रांसफ़र किया, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का अगेन सिंबल आया। ट्रांसफ़र टू स्टोरेज, ट्रांसफ़र होने के बाद वो कहाँ पे गया, एग ट्रे के रूप में इन स्टोरेज में गया। मीन्स आपने वेस्ट पेपर से क्या बनाया, एग ट्रेस बनाए इन स्टोरेज में जो गया। तो स्टोरेज डिपार्टमेंट से स्टार्ट हुआ था, स्टोरेज डिपार्टमेंट में एंड हो गया। दिस आर द बेसिक प्रोसेस चार्ट इन विच वी यूज्ड ऑल द सिंबल्स, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ symbols we have to use. Now come to the next, operation process chart. What is operation process chart? In operation process chart, it is a graphical representation. It is a graphical representation that gives an overall view. That gives an overall view an entire process, including the points at which materials are introduced, the sequence of inspections and all operations not involved in material handling। ठीक है, मीन्स ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में आपके जो सिंबल्स आएंगे वो सिंबल्स कौन कौन से सिंबल्स होंगे, आपके जो ऑपरेशंस के सिंबल्स होंगे, इंस्पेक्शन के सिंबल्स होंगे, वो सिंबल्स आपके इस प्रोसेस चार्ट में यूज़ होंगे। बाकी जो मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड है, स्टोरेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, वो आपके इस ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में यूज़ नहीं होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज फ्लो प्रोसेस चार्ट। व्हाट इज़ फ्लो प्रोसेस चार्ट? फ्लो प्रोसेस चार्ट में आप जितने भी फ्लो मीन्स जितने भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो आपके बेसिकली 5 टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस आप इसमें शो करेंगे। मीन्स द फ्लो प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड द स्टेप्स इन ए प्रोसेस अलोंग ए वर्टिकल लाइन। मीन्स जितने भी आपके वर्टिकल लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सभी प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करेंगे विद द एक्शन ऑफ बीइंग शोन बाय ए सिंबल। ठीक है, और किसके साथ साथ, विद द एक्शन ऑफ बीइंग शोन बाय ए सिंबल, मीन्स उनके जो पर्टिकुलर सिंबल्स होंगे, सिंबल्स के साथ उनको शो करेंगे अलोंग साइड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन, अलोंग साइड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन, जैसा कि आपको अभी इसमें दिखाया गया है। मीन्स जहाँ पे आपको एक्शन भी दिखाई दे रहा है और आपके जो सिंबल्स हैं और अलोंग ए लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के रूप में आपको पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ कम टू द मैन मशीन चार्ट। मैन मशीन चार्ट जैसा कि दिया है मैन मशीन चार्ट, तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके मैन और मशीन के बीच में हो रही हैं वो उन सभी एक्टिविटी के बारे में आपको चार्ट शीट तैयार करनी है। मीन्स मैन मशीन चार्ट इज ए चार्ट रिलेशन ऑफ हाउ मच टाइम the machine spend while the man or the operator spending his time on his job। ठीक है, मीन्स इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम आपका जो मशीन है वो स्पेंड कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी जॉब को बनाने के लिए, जबकि मैन अपना जो टाइम लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या मैन या ऑपरेटर है वो जितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसको भी कैलकुलेट किया जाना है। तो इसमें आपको मैन के द्वारा किया जाने वाला समय मीन्स कितना टाइम मैन ने लिया है और कितना टाइम मशीन के द्वारा लगा है, उन दोनों टाइम को आपको कैलकुलेट करके मैन मशीन चार्ट में शो करना है। नेक्स्ट है द मैन मशीन चार्ट, और इट इज़ आल्सो नोन एज सीमो चार्ट। सीमो चार्ट मीन्स साइमल्टेनियसली मोशन चार्ट। साइमल्टेनियसली मोशन चार्ट, इसमें मैन और मशीन के चार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को ऐड किया जाता है। इज ए चार्ट in which the activities of man and machine are record in common time scale। एक common time scale के अकॉर्डिंग जो मैन और मशीन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो मैन मशीन चार्ट में शो की जाती हैं। नेक्स्ट है ईच रिसोर्स कंटिन्यूअली परफॉर्म द सेम टास्क। मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूअली परफॉर्म करते हैं सेम टास्क। When the last task is completed, जब लास्ट टास्क कंप्लीट होता है, एंड द रिसोर्स रन्स अगेन द फर्स्ट टास्क, मीन्स लास्ट टास्क कंप्लीट हुआ और जो रिसोर्सेज हैं उसने अगेन रिपीट कर दिया द फर्स्ट टास्क। दिस स्टेज इज नोन एज द
कंप्लीट साइकिल, दिस स्टेज इज नोन एज द कंप्लीट साइकिल। जैसे आप यहाँ पे आप स्क्रैप मटेरियल का आप फिर से यूज कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो वो एक क्या है, कंप्लीट साइकिल हो रही है। मीन्स जो फाइनल आपका स्क्रैप मटेरियल आ रहा है आप इसको फिर से रीयूज़ में ला रहे हैं, तो वो आपका एक कंप्लीट साइकिल में आता है। नाउ कम टू द मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। द मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट आर यूज्ड टू show the interrelationship of individuals in teams of workers or the relationship between workers and equipment। means जो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है उसमें जो भी आपके टीम लीडर्स हैं या जो टीम वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो उनके हर वर्कर्स की, ईच वर्कर्स की इंडिविजुअल एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया जाता है, या उन वर्कर्स और जो इक्विपमेंट्स हैं जिन पे वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके भी रिकॉर्ड को, उसकी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। यूजुअली ड्यूरिंग द रिकॉर्ड स्टेज और मेथड स्टेज, ड्यूरिंग द मेथड स्टडी। ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ ईच सब्जेक्ट वेदर वर्कर और इक्विपमेंट आर रिकॉर्डेड नॉर्मली एज ब्लॉक इन कॉलम फॉर्म अगेंस्ट ए कॉमन टाइम स्केल। ठीक है। मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ होंगी मैन और मशीन के द्वारा, वो एक्टिविटीज़ आपकी क्या होंगी, इस तरीके से एक कॉलम के रूप में बना के दिखाई जाएंगी कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मैन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मटेरियल के द्वारा या इक्विपमेंट के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को आप एक कॉमन कॉलम के रूप में शो करेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप शो करेंगे, और उसमें लगने वाले समय को जो कॉमन टाइम स्केल है, कॉमन टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जो जितना समय लग रहा होगा उस समय को शो करेंगे। थैंक यू।